हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान जंक्शन। मैं हूं दिलीप और इस तरह से हम लोग आज आ गए हैं थर्ड चैप्टर पे साइंस का, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे। पहले हम लोग थ्योरी पार्ट को समझेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग बाकी 2 चैप्टर में किए थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होता है। ठीक है, कि मेटल नॉन मेटल का कैसे पहचानेंगे, क्या उसका प्रॉपर्टी होता है, उसको हम लोग समझते हैं पहले। तो मेटल्स जो होता है, मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलेबल एंड डक्टाइल। अगर एक लाइन में हमको डिफिनेशन चाहिए मेटल्स का, तो हम लोग ये डिफिनेशन दे सकते हैं कि धातु वैसे तत्व को बोलते हैं, मेटल्स आर दैट एलिमेंट्स विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलेबल एंड डक्टाइल। एक लाइन में डिफिनेशन हो गया मेटल का। ठीक है, अभी डक्टाइल क्या होता है, मेलेबल क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में भी समझेंगे। ठीक है, उसी तरह से नॉन मेटल जो होता है, नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच डू नॉट एक्सिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। मतलब वो मेटल का जो प्रॉपर्टी होता है उसको वो नहीं दिखाता है, मतलब वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, और वो मेलेबल भी नहीं होता और डक्टाइल भी नहीं होता। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में भी समझते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको समझने के लिए हमको नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जाने से पहले, डिटेल में समझने से पहले हम समझते हैं, पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में भी जान लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल जो एलिमेंट का होता है वो क्या होता है। तो पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि टोटल अभी तक टोटल कितना एलिमेंट हमारा अभी तक एग्जिस्ट करता है, कितना एलिमेंट हमारा पाया जाता है। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट जो है अभी तक, जो नॉन एलिमेंट है टोटल, वो टोटल है 118। टोटल 118 एलिमेंट हमारा अभी तक पाया गया है, मतलब एग्जिस्ट करता है नेचर में। ठीक है, नेचर में से एग्जिस्ट करने का मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि 118 का 118 नेचुरली फाउंड है। उसमें से कुछ आर्टिफिशियल भी जो है, जिसको हम लोग मैन मेड भी बोलते हैं, जिसको मैन मेड एलिमेंट भी है, कुछ हम लोग बनाए भी हैं, और कुछ पहले से ही प्रकृति में मौजूद था। तो टोटल 118 एलिमेंट में से 92 एलिमेंट हमारा नेचुरली फाउंड है, और 26 एलिमेंट हमारा मैन मेड है, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि 92 हमारा नेचुरली फाउंड है और 26 आर्टिफिशियल है, आउट ऑफ 118, आउट ऑफ 118। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि एलिमेंट जो होता है वो 3 तरह का चीज़ में डिवाइड होता है, या तो मेटल रहेगा, या मेटलॉइड रहेगा, या नॉन मेटल रहेगा। मेटलॉइड के बारे में अभी हम लोग को डिटेल में कुछ पढ़ना नहीं है ज़्यादा इस सिलेबस में, तो हम लोग उस पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं। लेकिन मेटलॉइड सिंपली एक समझ सकते हैं कि मेटलॉइड ऐसा एलिमेंट होता है जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों का गुण होता है। थोड़ा सा मेटल का भी करेक्टर शो करता है, थोड़ा नॉन मेटल का भी करेक्टर शो करता है, इसको मेटलॉइड बोलते हैं। अब मेटलॉइड जो बोलते हैं उसको हम लोग डिटेल में आगे क्लास में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अभी हम लोग को फोकस करना है मेटल पे और नॉन मेटल पे। ठीक है, उनका दूसरा पॉइंट को समझते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें आप देख रहे होंगे कि 3 अलग अलग कलर किया हुआ है। एक कलर है आपका, ये देखिए, ब्लू कलर किया हुआ है, दूसरा येलो कलर किया हुआ है, तीसरा ग्रीन कलर किया हुआ है, ग्रीन कलर किया हुआ है। ठीक है ना, ग्रीन कलर जो किया हुआ है वो मेटलॉइड है। ठीक है ना, ग्रीन कलर जो किया हुआ है वो मेटलॉइड है। जैसे कि आपका मेटलॉइड है तो ये बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, इस टाइप का जो होता है वो मेटलॉइड होता है। ठीक है, उसको जो ब्लू कलर में है, और जो ब्लू कलर में है वो सारा जो है सो मेटल है। ब्लू कलर में है वो सारा जो है मेटल में है, और जो येलो कलर में है वो नॉन मेटल है। येलो कलर में है वो नॉन मेटल है। चलिए, इसका जो पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट है उससे देख के हम लोग समझ गए कि इस पीरियोडिक टेबल में मेटल का पोजीशन कहाँ पे है, नॉन मेटल का पोजीशन कहाँ पे है। अब एक चीज़ और नेक्स्ट समझते हैं कि पीरियोडिक टेबल को किसने बनाया, किसने डिजाइन किया, किसने इसको, ये एलिमेंट को अरेंज किया, उसका अरेंज करने का तरीका क्या था, वो किस बेसिस पे जो है अरेंजमेंट किया। तो इसको जानने के लिए पीरियोडिक टेबल का किसने इन्वेंट किया, किसने अरेंजमेंट किया, तो सबसे पहला नाम आता है मेंडलीव का। मेंडलीव को हम लोग फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। सबसे पहले उसने कोशिश किया कि जितना भी नॉन एलिमेंट था उस टाइम, उस नॉन एलिमेंट को किसी सर्टन बेसिस पे उसने अरेंज किया एक टेबल में। अब वो जो सेम प्रॉपर्टी का था, तो जो जिस बेसिस पे उसने किया था वो एटॉमिक मास के बेसिस पे किया था मेंडलीव ने। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर जो है सो मेंडलीव के बाद एक और वैज्ञानिक आया जिसका नाम मोस्ले था। मोस्ले ने एटॉमिक मास बेसिस पे ना, एटॉमिक मास के बेसिस पे ना करके उसने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया, जो कि ज़्यादा एक्यूरेट था मेंडलीव के तुलना में। तो अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मोसले का ही डिजाइन किया हुआ है, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर है, और मेंडलीव का जो था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास था। तो ये दो वैज्ञानिक के बारे में जानना है। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में पूछेगा तो उसको हम लोग मेंडलीव का नाम ले सकते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेगा तो हम लोग मोसले के बारे में बता सकते हैं। कहते हैं कि मेटल जो होता है, मेटल को जो ये ब्लू कलर में दिख रहा है जो मेटल, ये सब देख रहे हैं कि अब सारा लेफ्ट साइड में है और सेंटर में है, लेफ्ट साइड में और सेंटर में है। तो इसका प्रॉपर्टी से हम लोग समझेंगे कि ये इस टाइप से क्या है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पॉइंट हम लोग को याद रखना है कि इसमें आप देख रहे होंगे कि एक आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन में है और एक वर्टिकल लाइन में है, इससे वर्टिकल लाइन में। तो टोटल जो है, टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन में सजा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 जो है हॉरिजॉन्टल लाइन जो हॉरिजॉन्टली सजाया हुआ है उसको हम लोग पीरियड बोलते हैं। पीरियड बोलते हैं। जो वर्टिकल है टोटल ये 18 है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप बोलते हैं। जो 18 है उसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। तो अगर ये भी क्वेश्चन आया कि पीरियोडिक टेबल में टोटल कितना पीरियड होता है तो 7, कितना ग्रुप होता है तो 18 ग्रुप। तो जनरली क्या होता है, एक ग्रुप में जो होता है, जो कि इस लाइन में से वाली कोई भी लाइन को देते हैं, ये ग्रुप लाइन होगी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसमें जो भी अरेंज किया हुआ मटेरियल एलिमेंट होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अक्सर सेम होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप वापस मेटल और नॉन मेटल के पॉइंट पे हम लोग वापस आते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग समझते हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स का और नॉन मेटल्स का क्या होता है उसको हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि उसका स्टेट ऑफ मैटर, मतलब उसका जो एलिमेंट है वो किस स्टेट में होता है, वो किस स्टेट में पाया जाता है, किस अवस्था में पाया जाता है, उसको पहले समझते हैं। तो सबसे पहला जो इसका फिजिकल स्टेट के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले ये समझते हैं यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स जो होता है यूजुअली जनरली अक्सर सॉलिड होता है, मतलब ठोस अवस्था में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर। पहला जो उसका जो डिफरेंस होता है मेटल और मेटल में ये होता है कि ये सॉलिड में पाया जाता है मेटल, और नॉन मेटल जो होता है वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में पाया जा सकता है। ठीक है, ये यूजुअली से मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सभी मेटल ऐसा पाया जाता है, बट यूजुअली मोस्ट ऑफ द मेटल फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, पहला डिफरेंस हो गया। अब देखिए इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या है, मरकरी एंड गैलियम आर मेटल्स विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मतलब मरकरी होता है और गैलियम जो होता है वो मेटल्स है लेकिन वो लिक्विड पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर। ये एक्सेप्शन हो गया। दूसरा पॉइंट है कि एक ब्रोमीन होता है जो कि नॉन मेटल होता है। ब्रोमीन जो होता है नॉन मेटल होता है, वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है जो कि एक नॉन मेटल है। एक पॉइंट इसको भी याद रखना है, उसके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि कौन सा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर, तो कौन सा है, ब्रोमीन। जैसे मेटल के केस में क्या हम लोग जान रहे थे कि कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो था मरकरी। और कौन सा है नॉन मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो कौन सा है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन और मरकरी, इसको याद रखना है कि दोनों पाया जाता है लिक्विड स्टेट में, बट ब्रोमीन हमारा नॉन मेटल है और मरकरी हमारा मेटल है। ठीक है, इस एक्सेप्शन को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, और जो नॉन मेटल जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगला डिफरेंस ये हो गया, अगला फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस हो गया कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड पॉइंट, इसमें एक्सेप्शन देख लेते हैं। एक्सेप्शन ये है कि ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट हमारा जो होता है वो नॉन मेटल होता है बट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये एक्सेप्शन हो गया कि जो सेट रूल है, जो हमारा सेट रूल क्या था नॉन मेटल का कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, बट उसको वायलेट कर रहा है ग्रेफाइट। वो सेट रूल नहीं है, वो एक्सेप्शन है कि वो नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डक्टिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ डक्टिलिटी। डक्टिलिटी को हम समझते हैं। डक्टिलिटी हम लोग कहते हैं किसको है, तो डक्टिलिटी को हम लोग कहते हैं कि अगर किसी का ऐसा प्रॉपर्टी होता है एलिमेंट का जिसको हम लोग तार के शेप में उसको हम ढाल सकते हैं, उसको खींच सकते हैं, उसको बना सकते हैं, ड्रॉन कर सकते हैं, तार जैसा उसको ड्रॉन कर सकते हैं। तार होता है लंबा सा तार। तो अगर वो प्रॉपर्टी अगर किसी में पाया जाता है, किसी एलिमेंट में पाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। ठीक है ना। तो डक्टाइल जो होता है, डक्टिलिटी जो होता है वो मेटल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मेटल में होता है। मतलब मेटल आर यूजुअली डक्टाइल, मेटल जो होता है यूजुअली डक्टाइल होता है। मतलब डक्टाइल होता है मतलब उसको हम एक पतला तार के रूप में उसको हम खींच के बना सकते हैं। नॉन मेटल को ऐसा नहीं कर सकते। नॉन मेटल जो होता है वो डक्टाइल नहीं होता है,
डक्टाइल नहीं होता है उसको हम तार की तरह खींच कर नहीं बना सकते। तो जो डक्टाइल नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटल। क्या बोलते हैं? ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस बोलते हैं कि वो ब्रिटलनेस से मतलब वो तार की तरह नहीं होता है, वो टूट जाता है, वो तार की तरह खिंचा नहीं सकता है। थर्ड, हाँ, तो फोर्थ डिफरेंस क्या है? फोर्थ डिफरेंस है मेलेबिलिटी। क्या है? मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब क्या होता है? जैसे डक्टिलिटी में हम लोग क्या समझते हैं कि उसको तार की तरह खींच सकते हैं। मेलेबिलिटी में क्या होता है कि हम लोग उसको शीट जो होता है, शीट, पतला पतला शीट जो होता है ना, उसमें हम लोग उसकी तरह ढाल सकते हैं, मतलब ठोक ठोक के उसको शीट की तरह बना सकते हैं ना, पतला शीट की तरह उसको हम स्ट्रक्चर उसका बना सकते हैं। तो अगर वैसा बना सकते हैं, उस टाइप का प्रॉपर्टी जिस एलिमेंट में रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे मेलेबिलिटी। क्या बोलेंगे? मेलेबिलिटी। यानी कि मेलेबल मीन्स द मेटल कैन बी बिटन इनटू ए थिन शीट, कैन बी बिटन इनटू ए थिन शीट। ठीक है, तो सच प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मेलेबिलिटी। ठीक है, तो ये मेटल में होता है। मेलेबिलिटी का जो गुण होता है, मेलेबिलिटी का जो प्रॉपर्टी होता है वो किस में होता है? मेटल में होता है। नॉन मेटल में मेलेबिलिटी का प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। चमक। चमक लक्ष्य मतलब हो गया चमकीला या चमक जो होता है। तो जो मेटल्स होता है वो शाइनी अपीयरेंस दिखाता है। कैसा दिखाता है? शाइनी अपीयरेंस, मतलब चमकदार होता है, चमकता हुआ रहता है। ठीक है, और ये जो होता है डल डल अपीयरेंस दिखाता है ये चमकता हुआ नहीं रहता है, ये धूमिल होता है, ये चमकता नहीं है। ठीक है ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ लक्ष्य हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मेटल और नॉन मेटल में। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन भी होता है। एक्सेप्शन क्या होता है कि आयोडीन जो होता है वो नॉन मेटल होते हुए भी लस्सर होता है। नॉन मेटल होते हुए भी लस्सर होता है, मतलब नॉन मेटल होते हुए भी चमकीला होता है। ये इसका एक्सेप्शन है, आयोडीन इसका एक्सेप्शन है। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल और नॉन मेटल के बीच डिफरेंस का, वो है सोनोरिटी का। सोनोरिटी। सोनोरिटी मतलब क्या हो गया? क्या होता है? सोनोरिटी होता है गूंज, ध्वनि। ध्वनि कैसा निकलता है, ध्वनि को बोलते हैं सोनोरिटी, कि उसका धुन कितना है, कैसा है, उसका ध्वनि कैसा है, मतलब आवाज़ कैसा है। उसके बेसिस पे मेटल और नॉन मेटल में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जो मेटल जो होता है वो जनरली सोनोरस होता है। सोनोरस मीन्स होता है जो रिंगिंग साउंड करता है, जो होता है ना घंटी का आवाज़ जो होता है, रिंगिंग जो आवाज़ करता है, जैसे कैसे स्कूल का घंटी बजता है, टन 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 बजता है, तो वो उसको बोलते हैं सोनरस साउंड। उस टाइप का साउंड करता है मेटल्स। नॉन मेटल जो होता है वो सोनरस साउंड नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि मेटल वायर्स जो होता है उसको हम लोग जो म्यूजिकल का इंस्ट्रूमेंट जो बनाते हैं, इसका जो तार जो बनता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, जैसे होता है गिटार जो होता है, उसमें क्या होता है, जो तार जो लगा रहता है पतला तार, वो मेटल का होता है। तो मेटल का इसलिए होता है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरिटी, उसमें मेटल वायर यूज किया जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है सो प्रॉपर्टी को समझते हैं। डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है कि आपका एक एट ए गिवन वॉल्यूम में कितना हमारा मास होता है किसी भी एलिमेंट का। मतलब डेंसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी जो होता है वो मेटल्स का जो होता है वो यूजुअली ज़्यादा होता है, हाई डेंसिटी का होता है। और जो नॉन मेटल्स होता है वो लो डेंसिटी का होता है। ठीक है ना, ये हो गया डेंसिटी के बेसिस पे। अब उसमें एक्सेप्शन क्या है? उसमें एक्सेप्शन ये है कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जो होता है वो लो डेंसिटी होता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस मतलब हो गया कठोरता। तो मेटल जो होता है वो यूजुअली हार्ड होता है, नॉन मेटल जो होता है यूजुअली हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है ना, अब सॉफ्ट होता है तो इसमें भी एक्सेप्शन है। इसमें क्या एक्सेप्शन है कि जो अल्कली मेटल होता है, अल्कली मेटल जो होता है जिसको लिथियम, पोटेशियम और लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये जो होता है अल्कली मेटल बोलते हैं, और ये यूजुअली सॉफ्ट होता है। ठीक है ना, इसलिए वो एक्सेप्शन होता है पहला चीज़। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग बात किए थे कि जो मेटल जो होता है वो हार्ड होता है, नॉन मेटल जो होता है वो सॉफ्ट होता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, मतलब सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है। ये इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अभी तक हम लोग ये जान रहे थे कि मेटल जो होता है वो हार्ड होता है, नॉन मेटल जो होता है सॉफ्ट होता है। बट एक्सेप्शन ऐसा है कि डायमंड नॉन मेटल होते हुए सबसे हार्डेस्ट होता है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल का जो होता है जनरली हाई होता है। मेटल का जो होता है जनरली क्या होता है? हाई होता है। और नॉन मेटल का जो होता है जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है ना, तो इसमें भी एक्सेप्शन है। इसमें क्या एक्सेप्शन है कि सोडियम एंड पोटेशियम जो होता है
वो मेटल होते हुए भी उसका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये इसका एक्सेप्शन है। डायमंड भी एक्सेप्शन है। डायमंड जो है कि ये इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है जबकि वो नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो एक्सेप्शन को भी हम लोग को याद रखना है, क्योंकि जो हमारा पहले याद रखना है कि मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी में, और साथ ही साथ हमको याद रखना है कि उस फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन सा हमारा एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है किस। हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल नॉन मेटल का देख लिया, इतना सारा फिजिकल प्रॉपर्टी को। अब हम लोग समझते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को, कि मेटल और नॉन मेटल में केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर भी डिफरेंस होता है। तो वन बाय वन हम लोग इसको भी समझते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी को 4 5 6 7 होता है, मेटल में 1 2 3 4 होता है, 1 2 3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन। क्या होता है? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन के बेसिस पे भी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मेटल और नॉन मेटल में। तो मेटल्स जो होता है वो आयनाइज जो होता है, मतलब जो आयंस बनने का प्रक्रिया है उसको आयनाइजेशन बोलते हैं। कि जब आयंस बनता है मतलब वा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। तो मेटल जो होता है वो जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करके आयंस का फॉर्मेशन करता है, और नॉन मेटल जो होता है जनरली इलेक्ट्रॉन गेन करके आयंस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये क्या पॉइंट है? चार्ज ऑन आयंस। आयंस पे क्या चार्ज होता है? तो मेटल्स आर ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज। मेटल जो होता है ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसका जो आयंस बनेगा वो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यानी पॉजिटिवली चार्ज आयंस रहेगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी बोलते हैं। जिस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है ना। तो मेटल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और नॉन मेटल जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलेंगे। अगला प्रॉपर्टी है रिडॉक्स एजेंट। रिडॉक्स एजेंट हम लोगों ने पहला चैप्टर में पढ़ा था रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में हम लोग पढ़े थे। तो मेटल्स जो होता है जनरली जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जनरली क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब किसी और को वो रिड्यूस करवाने में मदद करता है। ठीक है ना। और नॉन मेटल जो होता है यूजुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब जो होता है वो किसी और को ऑक्सीडाइज कराने में हेल्प करता है, किसी और को ऑक्सीडाइज कराता है। और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है कि मेटल जो होता है चूंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने का प्रॉपर्टी होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और नॉन मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने का प्रॉपर्टी होता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग जब वो किसी और के साथ बॉन्ड बनाता है। तो मेटल्स जो होता है वो जनरली लूज करके बनाता है इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट वही है रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब जो हम लोग अभी बात किए कि चूंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है इसलिए वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और नॉन मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन गेन करता है इसलिए वो रिड्यूस हो जाता है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल जनरली क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है, और मेटल जनरली जो क्या होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अगला केमिकल प्रॉपर्टीज का जो है जिसके बेसिस पे डिफरेंस होता है वो होता है नेचर ऑफ ऑक्साइड, मतलब प्रकृति, ऑक्साइड के प्रकृति पे। तो क्या होता है? मेटल्स आर यूजुअली फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। मेटल्स जो ऑक्साइड्स बनाता है वो जनरली बेसिक नेचर का होता है, इसलिए उसको बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है ना। तो मेटल्स आर यूजुअली बेसिक ऑक्साइड्स। मतलब क्या हो गया कि वो लिटमस पेपर रहेगा तो उसको रेड को वो ब्लू कर देगा। हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में पढ़े थे इसको। ठीक है। और नॉन मेटल जो होता है वो एसिडिक ऑक्साइड होता है। तो एसिडिक ऑक्साइड रहेगा तो क्या करेगा? ब्लू लिटमस को वो रेड कर देगा। ठीक है। तो मेटल जो होता है वो बेसिक ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल जो होता है वो एसिडिक ऑक्साइड होता है। एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड है मतलब मेटल ऑक्साइड है। तो ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। ये साल्ट और वाटर बना रहा है। तो ये अगर एसिड है तो ये बेस होगा, बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है सो बेसिक कैरेक्टर है, यानी बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है। वो जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब एसिडिक ऑक्साइड होता है, क्योंकि ये जो है सो वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाता है आपका। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर जो होता है वाटर के साथ रिएक्शन बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो ये एसिडिक ऑक्साइड का प्रॉपर्टी शो करता है नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे दोनों के बीच में हम लोग क्या क्या डिफरेंस था उसको हम लोगों ने समझ लिया, और उसमें क्या क्या एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है, क्या क्या एक्सेप्शन होता है उसको भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के चलते हैं। और नेक्स्ट है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है। इस सीरीज को हम लोग को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे हम लोग का इसको बहुत जगह जरूरत पड़ेगा। सभी इक्वेशन में, एक रिएक्शन में इस सीरीज को भी समझते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज जो होता है वो एक सीक्वेंस ऑर्डर में सजाया गया है। उसमें जो सबसे हाईएस्ट, जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव जो है, सबसे मोस्ट रिएक्टिव होता है सबसे टॉप पे है,
और जो सबसे लिस्ट रिएक्टिव है वो सबसे नीचे है। उसका एक ऑर्डर में उसको हम लोग इसको अरेंज किया हुआ है, जिसको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब जब पोटेशियम सबसे ऊपर में रखा हुआ है तो ये पोटेशियम जो होता है वो सबसे मोस्ट रिएक्टिव होता है। तो पोटेशियम सबसे मोस्ट रिएक्टिव, उसके बाद फिर रिएक्टिविटी धीरे धीरे घटते जाता है। तो पोटेशियम के बाद सबसे ज़्यादा नेक्स्ट रिएक्टिव होगा सोडियम, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्टिव होगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, पीबी, लेड जिसको बोलते हैं, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, एजी हो गया, चांदी और सीरीज से कि कौन सा एलिमेंट सबसे मोस्ट रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट सबसे लिस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब जो होता है कि मोस्ट रिएक्टिव है। एल्युमिनियम से लेकर लेड तक जो है सो मॉडरेट रिएक्टिव है, कि ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ना ही बहुत कम रिएक्टिव है। और ये कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड जो होता है वो लिस्ट रिएक्टिव माना जाता है, मतलब कम अभिक्रियाशील, मतलब ये जनरली किसी और के साथ जल्दी अभिक्रिया रिएक्शन नहीं करता है। और जो ऊपर का जो शुरू का जो चार है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत मोस्ट रिएक्टिव होता है। इसका मतलब बहुत जल्दी किसी के साथ एनवायरनमेंट में रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग एक एक करके समझते हैं। मेटल का पहला केमिकल प्रॉपर्टीज है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ मेटल का रिएक्शन कैसा होता है? तो मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ठीक है। एज रिएक्टिविटी वेरीज मेटल में रिएक्ट मोर विगोरसली देन अदर्स। मतलब हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा था कि जैसे से रिएक्टिविटी घटता जाएगा उस हिसाब से मेटल का रिएक्शन भी का तरीका बदलता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव रहेगा वो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेगा, मोर विग्योरसली, मतलब फटाक से रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। फटाक से रिएक्ट करेगा मतलब हाईली एक्सोथर्मिक होगा, एनर्जी के साथ रिलीज होगा, मतलब विग्योरसली उसी को बोलते हैं, वो तेज़ी से रिएक्ट करेगा। और जैसे से रिएक्टिविटी सीरीज में घटता जाएगा, जिस एलिमेंट का रिएक्टिव सीरीज कम होता जाएगा तो उतना ज़्यादा वो रिएक्टिव नहीं रहेगा, तो रिएक्शन भी उस हिसाब से उतना विग्योरसली नहीं होगा। तो अल्कली मेटल, तो हम लोगों ने देखा था कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये सब क्या था, हाईली रिएक्टिव था, तो मोस्ट विग्योरसली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और एयर एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे चूंकि ये मोस्ट रिएक्टिव है सोडियम, पोटेशियम, तो बहुत तेज़ी से वो रिएक्ट करेगा एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ। उस बाद मैग्नीशियम जो है उसके बाद नेक्स्ट में क्या था, मैग्नीशियम था। जैसे हम लोग को याद होगा कि रिएक्टिविटी में देखे थे कि पोटेशियम, सोडियम का मैग्नीशियम था। मैग्नीशियम क्या है कि वो रिएक्ट तो करेगा वाटर के साथ, लेकिन कोल्ड वाटर के साथ नहीं करेगा। नॉर्मल वाटर का, नॉर्मल टेम्परेचर का जो वाटर उसका नहीं करेगा, उसके साथ वो हॉट वाटर के साथ करेगा। क्यों? क्योंकि अब ये उतना ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव नहीं है कि ये नॉर्मल वाटर के साथ भी कर जाए। उसके लिए वाटर को थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको एनर्जी देना पड़ेगा, तो जाके वो रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम। अब उसको और रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आएंगे, जैसे जैसे रिएक्टिविटी डाउन होता जाएगा, तो जैसे डाउन होता जाएगा तो किसका कौन कौन सा फिर हम लोग को एलिमेंट मिलेगा, एल्युमिनियम मिलेगा, फेरस मिलेगा, जिंक मिलेगा। तो अब ये क्या है कि हॉट वाटर के साथ नहीं होगा, अब इसके लिए इसको और गर्म करना पड़ेगा। तो हॉट वाटर को और गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, स्टीम बनेगा। तो स्टीम बनेगा तब ये रिएक्शन करेगा स्टीम के साथ, मतलब इसको और एनर्जी दिए, और हीट एनर्जी दिए, तो जाकर स्टीम बन गया, तो स्टीम के साथ ही रिएक्ट करेगा। अब ये हॉट वाटर के साथ भी नहीं करेगा। कौन? जो लो रिएक्ट जो थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज में जो और नीचे है, तो और कौन नीचे है, एल्युमिनियम है, फेरस है, जिंक है, ठीक है। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं। अब और जैसे नीचे आएंगे तो सबसे लिस्ट रिएक्टिव हो गया, तो वो कौन कौन सा आएगा, कॉपर आएगा, प्लेटिनम, कॉपर आएगा, एजी आएगा, चांदी आएगा, प्लेटिनम आएगा, एयू आएगा, नहीं सोना आएगा, गोल्ड जिसको बोलते हैं सोना आएगा। ये क्या करेगा, अब ये ना ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ना किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील होता है, मतलब ये बहुत ही लिस्ट रिएक्टिव होता है। तो ठीक है, तो पहला हम लोग समझ गए प्रॉपर्टी मेटल का, कि मेटल का जो पहला प्रॉपर्टी ये है कि मेटल जो है वो रिएक्टिविटी के अनुसार अपना रिएक्शन को वेरी करता है, कि अगर ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, कम रिएक्टिव रहेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा। ये हम लोग पहला पॉइंट को समझ गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, इसको हम लोग समझते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना। क्यों? क्योंकि एम्फोटेरिक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ड्यूल नेचर का। हम लोग पहले भी बात किए थे इसके बारे में कि जो एसिडिक भी होता है और बेसिक कैरेक्टर भी शो करता है, एसिड भी शो करता है, बेसिक भी शो करता है। कैसे शो करता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होता है वो ऐसा मेटल ऑक्साइड होता है विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड वैसा मेटल ऑक्साइड होता है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाता है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो चूंकि ये दोनों के साइड वो रिएक्ट कर सकता है, इसीलिए उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, दोनों के साथ हो जाता है। तो ये बहुत ही हमको याद रखना जरूरी है। उसका एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल है एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये दो ऑक्साइड को हमेशा याद रखना। एग्जाम में ये पूछ देता है कि कौन सा ऑक्साइड है जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो कौन सा है? एक एल्युमिनियम ऑक्साइड, दूसरा जिंक ऑक्साइड।
वो दोनों जो होता है बेसिक एंड एसिडिक ऑक्साइड होता है, और वो बेसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, वो सॉल्ट और वाटर बना देता है। ठीक है, उसका रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है ना, अल्मोनियम का हो गया और जिंक का हो गया। इस रिएक्शन को आप देख लीजिएगा कि वो अल्मोनियम और जिंक जो है एक बार एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, देखिए एक बार एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, एक बार बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है NOH के साथ। अब क्या बना रहा है, सॉल्ट और वाटर। इस तरह नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। वाटर के साथ जो है मेटल का रिएक्शन कैसा होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो वाटर के साथ रिएक्शन जो मेटल का होता है वो होता है, इसका भी जो अलग अलग तरह से होता है। कैसे होता है कि पोटेशियम और ये जो होता है, पोटेशियम और सोडियम जो होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता है और बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करता है। ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ। और उसके बाद जैसे रिएक्टिव सीरीज में नीचे आते हैं जो कि कैल्शियम, तो कैल्शियम जो होता है वाटर के साथ जो होता है वो उतना तेज़ी से नहीं होता है, लेस वायलेंट होता है, उतना तेज़ी के साथ नहीं होता है, लेस वायलेंट होता है। थोड़ा और नीचे आएंगे तो मैग्नीशियम मिलेगा हमको रिएक्टिविटी सीरीज में। तो मैग्नीशियम जो होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसके लिए चाहिए हॉट वाटर, तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ये। और थोड़ा नीचे आएंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, अल्मोनियम, आयरन, जिंक होता है, तो ना ये तो कोल्ड वाटर के साथ ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये स्टीम के साथ करता है, जैसे हम लोग पहले भी देखे थे भी। तो ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे जैसे नीचे जाते हैं वो कैसे चेंज हो रहा है वो देख लिए हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल का, कि मेटल का एसिड के साथ क्या रिएक्शन होता है। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को हम पढ़े थे कि एसिड का मेटल के साथ कैसा रिएक्शन होता है। याद कीजिए, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये वही चीज़ है देखा जाए तो। क्यों, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि मेटल जो होता है एसिड के साथ क्या रिएक्शन करके क्या बनाता है। वहाँ पढ़े थे कि एसिड का मेटल के साथ क्या रिएक्शन होता है, यहाँ पढ़ना है मेटल का एसिड के साथ है, दोनों तो एक ही बात हुआ। तो जो वहाँ पढ़े थे वो थ्योरी यहीं पे काम आ जाएगा। तो हम लोगों ने जैसे जान लिया कि ये है मेटल, ये एसिड, क्या बनाया, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकला। ये हम लोग एसिड बेसिस और सॉल्ट में भी पढ़ चुके थे, समझ चुके थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखना है, जो एग्जाम में पूछता है वो क्या याद रखना है, इसको आप देख लीजिए। याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस जो होता है, अगर मेटल रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ, इस पॉइंट को याद रखना बहुत जरूरी है कि नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेगा मेटल तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि HNO3 जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है का मतलब ये किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा। तो किसको ऑक्सीडाइज करेगा, जो H2 जो प्रोड्यूस हुआ उसको वो ऑक्सीडाइज कर देगा, और वो क्या बना देगा, वाटर। H2 जो है उसको ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब क्या, उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन होगा, यानी H2 जो है वो ऑक्सीडाइज करके बना देगा H2O, यानी कि H2 को हाइड्रोजन गैस को रिलीज ही नहीं करने देगा। ठीक है ना, तो ये एक ध्यान रखना है आपको कि HNO3 के साथ जब रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा, बिकॉज ऑफ HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन गैस टू वाटर बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। और वो खुद रिड्यूस हो जाएगा, और वो खुद रिड्यूस होकर बना जाएगा नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना लेगा, N2O बना लेगा, NO बना लेगा या NO2 बना लेगा। ठीक है ना, जो कि हम लोग नाइट्रोजन का ऑक्साइड इसको बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट है कि मैग्नीशियम और मैग्नीज जो होता है वो HNO3 के साथ रिएक्ट करके H2 बना देगा। ये भी ध्यान रखना है इस पॉइंट को कि मैग्नीशियम और मैग्नीज जो होता है वो रिएक्ट करेगा वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट रहेगा बहुत ज़्यादा से क्या मतलब होता है कि उसमें एसिड कम रहेगा और वाटर ज़्यादा रहेगा। ऐसा का जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट। और कंसनट्रेटेड क्या होता है, जिसमें एसिड ज़्यादा होता है वाटर कम होता है सॉल्यूशन में। ठीक है ना, तो यहाँ डाइल्यूट का बात कर रहा है, मतलब सॉल्यूशन में वाटर ज़्यादा है। ठीक है, तो मैग्नीशियम और मैग्नीज जो रहेगा वो HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, बट बाकी मेटल के साथ ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन के साथ उसका मेटल का रिएक्शन कैसा होगा। अगेन हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़ चुके हैं, याद कीजिए। हम लोग पहला चैप्टर पढ़े थे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, उसमें क्या पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद कीजिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे। अगर किसी को याद हो तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा कोई एलिमेंट या कोई मेटल ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा तो लेस रिएक्टिव सॉल्ट या कंपाउंड को में से मेटल को डिस्प्लेस करके खुद उसके जगह पे बैठ जाएगा। मतलब रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस एनी मेटल लेस रिएक्टिव देन देमसेल्व्स इन ए सॉल्यूशन इन देयर मोल्टन स्टेट।
मतलब अगर सोल्यूशन उसके सोल्यूशन से, उसके कंपाउंड से या उसके साल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस करके खुद उसका जगह ले लेगा अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो देखिए एग्जांपल में कैसे देखिए कि मेटल ये Fe है, मेटल ये Fe है और दूसरा है कॉपर सल्फेट यानी कि साल्ट सोल्यूशन है कॉपर का, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि जो है Fe जो है इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो क्या बना देगा FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर को अलग कर देगा। तो मेटल का इस टाइप का रिएक्शन होता है साल्ट सोल्यूशन के साथ, ठीक है ना। तो ये हम लोग ऑलरेडी जो है सो हमको लगता है फर्स्ट चैप्टर में भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला भी दिया हुआ है कि कॉपर अगर AgNO3 के साथ करेगा तो ये भी डिस्प्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? Ag से। Ag किसको बोलते हैं? चांदी को बोलते हैं। तो यहाँ भी वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यहाँ भी डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन को चलते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल के बारे में डिटेल से हम लोगों ने स्टडी कर लिया कि मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, मेटल नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है,